आइए, गुड मॉर्निंग। बात बंद करिए, एकदम बात बंद। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे फाइंड अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग non-trading organization. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का आपको फाइनल अकाउंट हम लोग को पढ़ना है। देखिए, सिलेबस में 3 फाइनल अकाउंट है। एक हम लोग पढ़े थे सोल प्रोप्राइटर वाला ना, जिसमें ट्रेडिंग पीएल बनाए थे हम लोग ना। दूसरा आप लोग पढ़े थे सिंगल एंट्री वाला। ये थर्ड है। थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनटीओ। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग उसको बोलते हैं जो लोग कोई बिजनेस नहीं करता है। ये ऐसे कंसर्न है जो कोई बिजनेस नहीं करता है, पर ये सोसाइटी को डिफरेंट वेलफेयर बेनिफिट देता है। ठीक है, ऐसे जो भी बिजनेस होता है उसको लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी खोल के रखा है, इसका मतलब ये कि जिनको बुक पढ़ना है जाइए वहां बैठ के पढ़िए। ठीक है, इसका मतलब वो एनटीओ, वो भी कुछ फीस लेगा आपसे, नो डाउट, आपसे मेंबरशिप कुछ फीस लेगा। ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन प्रॉफिट सेकिंग, मैंने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। जैसे स्कूल है, ठीक है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, सब नॉन प्रॉफिट सेकिंग है। जितना भी क्लब है, जितना भी हॉस्पिटल्स है, नॉट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, ठीक है, उस सब का सब क्या कहलाएगा? आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट, हेल्थ एंड अदर एजुकेशन सेक्टर को, ठीक है, इनकरेज करे, उसको बढ़ावा देने का काम करे, वो सारा सेक्टर कहलाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका नाम नॉन ट्रेडिंग क्यों है? क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उसका साल का करोड़ रुपए इनकम है, उसका साल का करोड़ रुपए इनकम है। नहीं कुछ तो सेशन फीस ही ले लेगा, 50 रुपया पर है, जाइए, उतना तो बचेगा ही, उसका करोड़ रुपया इनकम है। लेकिन नॉन प्रॉफिट सेकिंग क्यों उसका नाम है? क्योंकि प्रॉफिट का कोई मालिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल मिलकर आपस में बांट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या टीचर्स लोग को टीम में डिवाइड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब पैसा, वो पैसा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट है उनका, लेकिन वो पैसा किसके पास पड़ा हुआ रहेगा? वो पैसा स्कूल के पास ही पड़ा रहेगा। उस प्रॉफिट का कोई मालिक नहीं। प्रॉफिट जो है मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है नॉन प्रॉफिट सेकिंग। ठीक है, और नॉन ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि ये कुछ बेचता नहीं है, बाहर वाले कुछ बेचेगा नहीं, बाहर वाले कुछ, जैसे कोई क्लब है, जैसे मान लीजिए गोल्फ क्लब है, हम लोग जाएंगे गोल्फ खेलेंगे, या कोई फुटबॉल क्लब है, वहां मिलता है कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, चिप्स मिलता है, केक मिलता है, बाकी खाने पीने का नाश्ते का सामान मिलता है, पर किसके लिए मिलता है? वो जो मेंबर्स है। ठीक है, आउटसाइडर को नहीं बेचता है। ठीक है, कोई आउटसाइडर ले घुस जाएगा, ले लेगा, अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं। वो आउटसाइडर के लिए ट्रेडिंग नहीं करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या नहीं करता है? जो ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, इसका जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जैसे हम लोग पहला फाइनल अकाउंट जो पढ़े थे, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी था। बिना ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट आपका नहीं बन पाएगा, बिना ट्रेडिंग अकाउंट का आपका फाइनल अकाउंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, और एनटीओ के केस में बिना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, बिना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फाइनल अकाउंट आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, एकदम जल्दी फास्ट बैठ जाओ, फास्ट बैठ जाओ। हाँ,
हाँ बढ़िया वाला नींबू रखा है कैसे? कौन छोटा वाला आ गया क्या? अच्छा बढ़िया कौन सा तुम्हारा भी है? हाँ 110 करके लगाओ। सुनो ना 110 करके लगाओ, 1 दर्जन दे दो आज, ठीक है? अच्छा लगेगा तो फिर कल आके ले जाएगा। और दूसरा बेदाना रखा है क्या भाव? 160-150 रुपये किलो, बड़ा बड़ा आदमी 180 बेच रहा। हम कहाँ बोले तो खराब मार्केट? अच्छा 160 रुपये लगाओ, 2 किलो दे दो। और 6 पीस बनने वाला केला देगा और 5 रुपया देगा, उसको 7 रुपया दे देना और कुछ बच जाएगा पैसा तो हमसे ले लेंगे, ठीक है? एप्पल आज नहीं, अब एप्पल के स्टॉक में है, खत्म होगा तो आइए चलिए वापस आ जाइए। मीनिंग ऑफ NGO, NT short form, ठीक है? There are certain organizations which deals with the promotion of science, art, culture, religion, health, etc. are called non-trading or non-profit seeking and non-profit seeking ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, हेल्थ, इन सब को क्या करना, उनको प्रमोट करना, ठीक है? उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको लोग क्या बोलते हैं? उनको लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट सेकिंग या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? नॉन ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाहर वाले को नहीं बेचता कुछ। नॉन प्रॉफिट सेकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रॉफिट का कोई मालिक नहीं है, ठीक है? फुल स्टॉप। इसके बाद लिखेंगे these organization does not sell any product to outsiders. मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आउटसाइडर को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है,
ये आउटसाइडर को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, ठीक है। नीदर इट्स प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among its members। मतलब दीज ऑर्गेनाइजेशन जो है माने कोई भी प्रोडक्ट क्या नहीं करता है, आउटसाइडर को नहीं बेचता है, ना ही प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका नॉन प्रॉफिट सीकिंग है। नॉन प्रॉफिट सीकिंग का मतलब ये मत समझिएगा कि प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन प्रॉफिट इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए नॉन प्रॉफिट सीकिंग इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट, अच्छा हाँ थोड़ा सुना लीजिए सबको, ठीक है। इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे आप लोग पढ़े ना जर्नल, लेजर, ये उस तरह से इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनता है। इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेन पार्ट है इसका, उसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेन पार्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स, ठीक है। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली समरी ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम है। बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह नहीं होता है। कैश बुक डेली बेसिस में रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में एवरी ट्रांजेक्शन लिखा जाता है। पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब ये लोग बनाएगा एनटीओ, तो उसमें एवरी ट्रांजेक्शन या डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं लिखा जाता है। जैसे रेंट, एक्सपेंस है रेंट, तो लिखिएगा बाय रेंट, 1 साल का रेंट पूरा बैठा देगा, ठीक है। इसका मतलब अब इसके सपोर्टिंग में उनके पास एक रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर में सब कुछ लिखा रहता है। मतलब इनके पास जर्नल, लेजर ये सब नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, यदि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा क्लब है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप तो थोड़ा बहुत अलग से अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर सकता है। आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, पढ़ के आए हैं, ऐसे बयान करते हैं, ठीक है। मतलब स्कूल में जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जब स्कूल में आप लोग के टाइम पे स्कूल फीस लेना नहीं लेता है, आप लोग टाइम स्कूल फीस नहीं लेता है, आप लोग टाइम स्कूल फीस बैंक में जमा होता होगा। पर हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल फीस के काउंटर, फीस जो है स्कूल के काउंटर में ही जमा होता था, स्कूल के काउंटर में ही जमा होता था। अभी पता नहीं कहीं होता होगा तो होता, तो ऑलमोस्ट सारा स्कूल मैंने बैंक में ही डायरेक्टली जमा करवा देता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग टाइम लेता था। उसके पास 2 रजिस्टर होता था, ठीक है। उस समय जब पढ़ते थे तब तो समझ नहीं आया था वो क्या लिख रहा है, बाद में पता चला कि अच्छा ये चीज लिख रहा है वो। उसके पास हमेशा 2 रजिस्टर होता था। जैसे पैसा दिए, वो स्टैम्प मार दिया, ठीक है, एक बार लिख लेता था उस कैश रजिस्टर कि आज कितना कलेक्शन हुआ, क्योंकि उसको कैश मिलाना पड़ेगा। और दूसरा एक रजिस्टर खोलता था, वो रजिस्टर क्या था, वो रजिस्टर हर एक सेक्शन वाइज, ठीक है, बच्चे लोग का नाम लिखा हुआ था और उसका मंथ का कॉलम किया हुआ था, मंथ का कॉलम किया हुआ था। तो किस महीने का फीस जमा हुआ वहां रजिस्टर में लिखता था, ठीक है। इसका मतलब उनका जो मेन बुक है वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही उनका फाइनल अकाउंट मेंटेन होगा, फाइनल अकाउंट बनेगा उसका, ठीक है, एकदम क्लियर। आइए पॉइंट नंबर 2, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ accounts, generally or NTO will prepare, एक NTO जो है सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेगा? नंबर 1 receipts and
पेमेंट अकाउंट, नंबर बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड नंबर सी बैलेंस शीट। एक का नाम है बैलेंस शीट। आइए पॉइंट नंबर 3 हम लोग बात करेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। ठीक है, आइए मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। Meaning of receipt and payment accounts. It is a summary statement of all cash income and all cash expenditure. It is not a substitute of cash book. ये कैश बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, ये एक समरी है, मतलब एक स्टेटमेंट है जिसमें सारा इनकम एंड सारा एक्सपेंडिचर को हम लोग लिखते हैं। ये समरी स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब इससे हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा पैसा किसको दिए, ये पता नहीं चलेगा। टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट इसमें लिखा जाता है। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स both revenue and capital items. मतलब ये रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स दोनों को ही लिखता है। ठीक है, आइए नंबर 4 मीनिंग ऑफ income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या है? हम लोग किसको बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आइए it is a statement of expenses and income. ठीक है, it records all revenue, expenses and all revenue and all revenue income. ठीक है, it is prepared under accrual basis. It is prepared under accrual basis. ये हम लोग accrual basis में बनाते हैं। ठीक है,
the net results of this account will be, net result of this account, इस अकाउंट का जो नेट रिजल्ट होता है, नेट रिजल्ट, ठीक है, नेट रिजल्ट ऑफ दिस अकाउंट विल बी सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट होने से सरप्लस, लॉस होने से डेफिसिट, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर कितना चलेगा देखो तो। अच्छा, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, हाँ। हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेडी, आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st December 2021. DRCR इधर इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर सबका। आइए देखिए, इनकम में सबसे पहले जो सबसे पहला आइटम आता है उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन जैसे हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे थोड़ी देर पहले कि जैसे फाइनल अकाउंट हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न का जो फाइनल अकाउंट बना रहे थे, उस फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए अपने पास क्या जरूरी था, अपने पास जरूरी था कि अपने पास एक ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। क्या जरूरी था? ट्रायल बैलेंस होना चाहिए ना। सिमिलरली यदि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो तो आपके पास क्या होना जरूरी है? आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताए थोड़ी देर पहले, समरी ऑफ कैश कलेक्शन एंड कैश पेमेंट है। इसका मतलब रिसीट के मतलब रिसीट एंड पेमेंट का दो साइड है, डेबिट में रिसीट है, क्रेडिट में पेमेंट है। डेबिट में जो रिसीट्स है उसको हम लोग कहाँ लिखना है? इनकम में लिखना है।
पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में रेवेन्यू भी लिखा रहेगा और कैपिटल भी लिखा रहेगा, क्योंकि उसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों ही आता है। पर उसमें से आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम को लेना है। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस का काम करता है ना, उसमें रेवेन्यू भी है और क्या उसमें कैपिटल भी है। लेकिन आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को लेना है, जिसमें सबसे पहला नाम है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और आप लोग स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाए होंगे कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें सिखाए थे ना क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, वो सारा काम यहाँ पर यूज होगा आपका। ऐड हमेशा दो बात करना, ऐड हमेशा कितना बात करते हैं, हमेशा दो बात ऐड करना। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, और एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, एंड पिछले साल वाला एडवांस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और लेस भी हम लोग दो बात करेंगे, लेस भी हम लोग दो बात करेंगे। एक आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का, दूसरा एडवांस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर में एडवांस पेमेंट किए वो बाहर ले जाना। ठीक है, बाय डोनेशंस, लेस कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब डोनेशन का कोई पोर्शन यदि कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में लेकर जाना है तो उसको यहां पर नहीं लिखना है। ठीक है, बाय एंट्रेंस या फिर एडमिशन फीस, एक ही ऐसा चीज है, कभी कभी दो बार लिखा रहेगा। लेस कैपिटलाइज्ड, ठीक है, बाय इंटरेस्ट and dividend by income from show, SHOW। इसमें क्या करना, प्रोसीड्स लेना, प्रोसीड्स मतलब जितने का टिकट कटा उसको लेना, और शो कराने में जो खर्च होगा उसको क्या करना, लेस करके बाहर ले जाना। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, बाय और कोई इनकम होगा तो लिख लेना। एक लिख लेना, और बाय प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट्स, सबका हुआ, हटाएं, आइए टू
rent, rates and taxes. To salaries and wages. To printing and स्टेशनरी. प्रिंटिंग स्टेशनरी में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. क्या यूज करेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. मतलब जितना यूज करेंगे उतना ही लेंगे. टू मेडिसिन यूज, सेम फॉर्मूला, ओपनिंग लेना, परचेज को ऐड करना, एंड क्लोजिंग रहेगा तो क्या करना? लेस कर लेना. टू डॉक्टर्स होनोरेरियम, ठीक है, होनोरेरियम मतलब फीस है, ठीक है. टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन, नीचे लिखेंगे किस पे होता है. एक एफ ए मतलब फिक्स एसेट्स, एंड एक होगा इक्विपमेंट्स के ऊपर. इक्विपमेंट मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाहर. होनोरेरियम नहीं, होनोरेरियम. To electricity, to traveling, to other expenses. और भी expense कोई हो ही सकता है. ठीक है. यदि क्रेडिट बढ़ा हुआ तो उसको लोग बोलेंगे सरप्लस. क्या बोलेंगे उसको? टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर. और यदि डेबिट बढ़ा हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेफिसिट्स. बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. फास्ट गो थ्रू करिए एक बार. कुछ को काम तक बोलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे.
आइए रेडी आप लोग? What number? 6. I. Explanation of certain items. कुछ आइटम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपस में। सबसे पहले आपको बताएंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। नंबर 1 सब्सक्रिप्शन मतलब एनटीओ का जो मेंबर्स होता है, आप किसी भी क्लब में मेंबरशिप लेते हैं, मान लो जिम करने जाते हैं या लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेते हैं या और भी कोई कहीं का मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको हर एक महीने कुछ ना कुछ देना पड़ेगा या फिर हर एक साल कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। ये जो आप हर एक साल या हर एक महीने आप जो कंट्रीब्यूट करिएगा, उसी कंट्रीब्यूशन का नाम है सब्सक्रिप्शन। उसका नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमेशा ही एनटीओ के लिए इनकम होता है, पर एक सब्सक्रिप्शन पर ध्यान रखना, यदि कहीं लिखा रहे लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन तो उसको इनकम में मत लेना। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप पूरे लाइफ के लिए एक साथ पेमेंट कर दिए, ठीक है। यदि उसका कोई पार्ट इनकम में लेना हो तो क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे कर सकते हैं।
कुछ नहीं बोला रहने से, ठीक है, हमेशा ही कैपिटलाइज्ड होता है। कैपिटलाइज का मतलब बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। कहीं कहीं हम बोल देंगे बार बार कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज का मतलब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। आइए, इट इज monthly oblique quarterly oblique yearly contribution made by the members of NTU. It is treated as revenue income. ये एनटीयू के लिए क्या कहलाएगा, ये एनटीयू के लिए कहलाएगा रेवेन्यू इनकम, ठीक है। फुल स्टॉप देना दिए सब, सबका हुआ यहाँ तक। However, life membership subscription should always be capitalized. एकदम क्लियर। नंबर बी, डोनेशंस। डोनेशन आउटसाइडर्स देता है, मेंबर्स भी दे सकता है, आउटसाइडर्स भी दे सकता है। ये वन टाइम पेमेंट है। ये डोनेशन तो आप रोज नहीं दीजिएगा, एक बार आप डोनेट करिएगा। अब एक बार क्या करिएगा, आप एक बार डोनेट करिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग डोनेशन। अच्छा, डोनेशन यदि किसी पर्पस के लिए दे, मतलब हम डोनेशन दिए कि ये लो डोनेशन बुक्स खरीदना, इस डोनेशन से क्या खरीदा जाएगा, बुक्स। या ये लो डोनेशन इससे ना क्लब का या हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाना। तो डोनेशन यदि कोई पर्पस के लिए दे दे तो उस डोनेशन को इनकम नहीं माना जाता है, ठीक है। मतलब डोनेशन ऑफ स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक नेचर का मतलब जहां पर डोनेशन का नेचर स्पेसिफाइड है, बोला गया है इस काम के लिए डोनेशन है, उस डोनेशन को आप इनकम कंसीडर मत करना। उसको कहां लिखना, उसको सीधा कैपिटलाइज कर देना, बैलेंस शीट में लिख लेना, ठीक है। डोनेशन can be given both by members and non-members, members and non-members of NTU। डोनेशन कौन दे सकता है, जो मेंबर्स है वो भी दे सकता है और जो नॉन मेंबर्स है वो भी दे सकता है, ठीक है। इट इज और रेवेन्यू इनकम, ठीक है। However, donation for any specific purpose
should be capitalized, like donation for building, books, price, etc. Number C, एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस, नाम ही है देखो, एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस, मतलब जब आप एडमिशन लेने के लिए गए थे उस समय जो पहली बार आप डाउन पेमेंट किए हैं उसका नाम है एडमिशन फीस, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। क्वेश्चन में कुछ ना बोला रहे ये हमेशा कैपिटलाइज होगा, क्वेश्चन में कुछ ना बोला रहे तो हमेशा क्या रहे बोला, क्या लिख करेंगे इसको कैपिटलाइज। और क्वेश्चन बोल दे कि इसको रेवेन्यू पकड़ लो या फिर 40% रेवेन्यू पकड़ लो, जितना परसेंट रेवेन्यू पकड़ने के लिए बोलेगा उतना रेवेन्यू आप ले लेना, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट रहे, कुछ ना बोला रहे, इसको क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है, बिकॉज ये पैसा एक बार ही मिलता है, ठीक है। इट इज the fees paid by चलो fees paid by a member of NTO at the time of his admission, the time of his admission, ठीक है। if nothing mentioned in the problem, then it should be capitalized. वाजपेयी जी बोल रहे थे सर लीगेसी नहीं लिए, बहुत शांत हो, एग्जाम चल रहा बच्चा लोग का। क्या वो अच्छा लेकर आता ना आदमी पकड़ के, ठीक देख रहे बच्चा लोग देख कितना चला गया, घर में बैठा है या कुछ में भेज दिए, आप बनाइए। क्वेश्चन दिख कहाँ रहा है, एक क्वेश्चन दिख रहा है लास्ट वाला, खाली दो ही क्वेश्चन है क्या, कुछ दिख नहीं रहा है, लास्ट वाला दिख रहा है, लास्ट वाला का आंसर ले लेंगे तो। हाँ और दिखाओ ठीक से ऊपर अच्छे से भेजो, क्वेश्चन वाइज भेजो, क्वेश्चन वाइज फोटो लेके भेजो।
जिसका नहीं भेजे है ना, सिर्फ वही क्वेश्चन कॉपी पे लेके भेजो। हाँ तो क्वेश्चन नंबरिंग नहीं किया हुआ ना। हाँ जो एक जो इसका आंसर नहीं भेजे हैं वही क्वेश्चन का फोटो भेजो, तब हो जाए। हाँ पहला में 1 होगा, 1 अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट निकालने बोला ना 3000, इसका भेज दिया, लास्ट क्वेश्चन का भेज दिया। आइए लेगेसी किसको बोलते हैं? कभी डोनेशन यदि मरे हुए इंसान से मिले, कभी डोनेशन किससे मिले? मरे हुए इंसान से डोनेशन मिले, उस डोनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? लीगेसी। ठीक है, अब मरा हुआ इंसान कैसे डोनेशन देगा? तो मान लीजिए कोई इंसान जब, अरे सुनिए ना, आप चाप लीजिएगा तो नहीं होगा। कोई इंसान मरने से पहले यदि अपना वसीयत बनाता है, विल बनाता है, ठीक है, उस विल में लिखता है कि इतना इतना पैसा हम इस हॉस्पिटल को या इस संस्था को हम दान देके जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा है कि उसका कोई नहीं है, मरते समय किसी अनाथ आश्रम को पूरा प्रॉपर्टी डोनेट करके चला गया, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जब उसको मिलेगा तो उसका नाम वो लिखेगा लीगेसी। नाम क्या? क्योंकि वो वो तो जिंदा नहीं है ना, जिंदा रहता तब ना उसको साइन आउट करके देता, तो मरने के बाद उसको मिला, तो मरने के बाद डोनेशन भी किसी से मिले, उस डोनेशन का नाम क्या होता है? लीगेसी। और लीगेसी कभी भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, लीगेसी हमेशा ही कैपिटलाइज होगा। ठीक है, आई व्हेन डोनेशन इज रिसीव्ड from any deceased person
डिक्कीज मतलब मरा हुआ, लिख लेना हिंदी में मरा हुआ। देन इट इज कॉल्ड legacy. It should always be capitalized. ये लो एग्जाम का तो कहीं नहीं बताता हमको एग्जाम है ना, जैसे वेदांत एग्जाम था, सुबह सुबह फोन कर रहा एग्जाम है बताइए, तो अच्छा हुआ कि मैं नजर पड़ गया, फोन साइलेंट में था, नहीं तो जाते आप।
हुआ सबका? यही तो नोट्स पढ़ के आइए, तो पेपर है उसको सॉल्व करना होगा थोड़ा। अगले क्लास में करेंगे। कल क्लास कितने बजे? 3 बजे से है ना?